तो फाइनली आज हम कर रहे हैं बवाल मूवी को एक्सप्लेन। ये कहानी है अज्जू भैया की। अजय दीक्षित, उसके लिए उसकी शान ही सब कुछ है। उसके वर्ड्स में बोलूँ तो वो पनीर में पड़ने वाला ऐसा मक्खन है जिसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर उन्होंने एक माहौल क्रिएट करके रखा है जिसकी वजह से पूरे लखनऊ शहर में अज्जू भाई के चर्चे हो रखे हैं। पर जिस अज्जू भैया से पूरी दुनिया इंप्रेस है ना, वो खुद ही डिप्रेस है। लखनऊ में लोग इस तरह से जानते हैं उनको कि आर्मी ऑफिसर बल्कि आईएएस कलेक्टर जैसे जॉब को ठुकराकर भी एक टीचर बने हुए हैं। इस बात के चर्चे पूरे लखनऊ में सुनाए जाते हैं, लेकिन असल में अज्जू अपने माता पिता के ताने सुनने वाला, अपनी मर्जी के खिलाफ बिना किसी नॉलेज के टीचर की नौकरी करने वाला, अपनी तरक्की करने वाले दोस्तों से जलने वाला एक लूजर है जिसने झूठ और फरेब से दुनिया के सामने एक परफेक्ट पिक्चर बनानी चाहिए। अज्जू भैया को नॉलेज किसी चीज़ का हो या ना हो, पर ज्ञान हर चीज़ का दे जाते हैं। अज्जू भैया क्लास में दिखाई तो दे जाते हैं पर पढ़ाते हुए नहीं। उनकी क्लास का सीन कुछ इस तरह होता है कि एक बच्चा बोर्ड पर लिख रहा है तो वहीं पर दूसरा दरवाजे पर पहरेदारी कर रहा होता है कि कोई टीचर ना आ जाए। अज्जू भैया का बबन नाम का एक स्टूडेंट है जो कि उनका बहुत ही खास है। तभी एक टीचर अज्जू भैया की एक फोटो क्लिक करके प्रिंसिपल के पास दिखाने चल जाते हैं, पर प्रिंसिपल को उस टीचर की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि अज्जू भैया और ऐसा कर सकते हैं। प्रिंसिपल को अज्जू भैया पर बहुत ही विश्वास होता है क्योंकि यहाँ पर अज्जू भैया ने अपनी एक अलग इमेज क्रिएट करके रखी, पर फिर भी प्रिंसिपल और वो टीचर अज्जू भैया की क्लास में जाते हैं। तभी जो बच्चा पहरेदारी कर रहा होता है वो अज्जू भैया से कहता है कि प्रिंसिपल सर हमारी क्लास की तरफ आ रहे हैं। तभी सभी बच्चे सही से बैठ जाते हैं और तभी अज्जू भैया पढ़ाने का नाटक करने लग जाते हैं। बोर्ड पर वर्ल्ड वार 2 विश्व युद्ध के बारे में लिखा होता है जो कि अधूरा होता है। जब एक स्टूडेंट को उसके बारे में पूछा जाता है तो उसके बारे में सबको सही जवाब देता है और ये देखकर प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उस बच्चे ने सबको सही बोला होता है। और यहाँ से प्रिंसिपल सर का विश्वास अज्जू भैया के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो ईमानदारी से पढ़ा रहे होते हैं और पांडे सर को झूठा ठहरा देते हैं। अब रात को अज्जू भैया को उनके इकलौते दोस्त के पास देखते हैं जो कि साथ में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। अज्जू भैया विपिन को बताता है कि उनके सारे दोस्त कुछ न कुछ बड़ा कर रहे हैं और मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है सिवाय इस इमेज के। अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो भी मेरा एक लेवल दिख जाता है। वो कहता है कि मेरी नौकरी ऐसी है जहाँ पर मेरा जाने का मन नहीं करता है और घर ऐसा है कि वापस आने का मन ही नहीं करता है क्योंकि अज्जू भैया के पापा हमेशा उनको ताने सुनाते रहते हैं। और अब रात को जब अज्जू भैया नशे की हालत में अपने घर पहुंचा है तो दरवाजा उसके पिता खोलते हैं और गेट खोलते ही वे अज्जू भैया को क्रेडिट कार्ड का बिल दिखाते हैं जो कि काफी हाई फाई था। अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में अज्जू भैया ने बहुत सारी ब्रांडेड चीजें मंगवाई होती है और उस वजह से अज्जू भैया के पिता भी अज्जू भैया पर पैसे खर्च नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम है कि झूठी इमेज बनाने के चक्कर में मेरा सारा पैसा खर्च करेगा। अब जब अज्जू भैया अपने कमरे में जाता है तो वहां पर एक लड़की सोते हुए दिखाई देती है और यहाँ पर वो एक ग्लास को उठाता है और वो इससे जमीन पर गिरा देता है। तब वो लड़की घबराते हुए उठती है तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उस लड़की का नाम निशा है और अज्जू और निशा दरअसल शादीशुदा है। तब अज्जू निशा से कहता है कि आज मंगलवार है, आज बेड पर मैं सोऊंगा, सोने का टाइम आज मेरा है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि निशा और अज्जू की दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है। उसके लिए मुझे आपको फ्लैशबैक में ले जाना पड़ेगा। तो फ्लैशबैक की स्टोरी कुछ ऐसी है, उसमें हमें बताया जाता है कि निशा एक इंडिपेंडेंट लड़की है। वो बहुत ही खुश रहती थी और बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उसने अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। वो जॉब करती थी और अपना लाइफ को एंजॉय करती थी। हालांकि उसकी लाइफ में कोई लड़का नहीं होता है, उसके बाद भी वो काफ़ी खुश रहती थी। उसे उम्मीद थी कि वो जो भी लाइफ पार्टनर चुनेगी वो बेस्ट होगा। और फिर एक दिन निशा के सामने अज्जू का रिश्ता आता है और अज्जू की जिस तरह से इमेज होती है उसे देखकर निशा अज्जू से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है। निशा देखती है कि अज्जू का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है और निशा को लगता है कि उसका बेस्ट उसको मिल गया। तब निशा अज्जू से बात करती है और वो पहले ही अज्जू को बता देती है कि उससे मिर्गी के दोहरे फटते और ये दोहरे पिछले 10 साल से तो अभी तक नहीं आए हैं, पर ना जाने उसे नहीं मालूम कि कब आ जाए। बताना बहुत ज़रूरी था। अब अज्जू को ऐसा लगता है कि शायद निशा की ये दोहरे नहीं, पर अज्जू को ऐसा लगता है कि शायद ये बचपन की चीजें होती है। तभी अज्जू निशा से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। दरअसल अज्जू निशा से शादी करने के लिए मान गया था क्योंकि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और टॉपर लड़की थी। निशा उसके साथ रहेगी तो उसकी इमेज और बढ़ जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में अज्जू और निशा की शादी हो जाती है। शादी भी बड़ी धूमधाम से होती है, सभी बहुत खुश होते हैं। फिर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब निशा की विदाई होने वाली होती है और अज्जू के घर वाले लेट हो रहे होते। तभी अज्जू निशा को लेने उसके कमरे में जाता है और वो वहाँ जो देखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि तब निशा को मिर्गी के दोहरे आ रहे होते हैं और जिस वजह से निशा की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और ये देखकर अज्जू पूरी तरह हैरान रह जाता है और कोई देख ना ले, उस वजह से वो कमरे की खिड़कियों के पर्दे लगा देता है। जब वो घर लौट रहे होते तब अज्जू के दिमाग में ये बात आ रही थी कि लोगों को निशा के मिर्गी के दौरे के बारे में मालूम चल जाएगा तो उसकी इमेज का क्या। इसलिए फिर अज्जू निशा को कहीं पर लेके नहीं जाता और ना ही अपने दोस्तों से मिलवाता है और ना ही उसे बाहर कहीं घुमाने ले जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर निशा को सबके सामने मिर्गी के दौरे पड़ जाएंगे तो अज्जू की इमेज खराब हो जाएगी। इस वजह से वो आज तक कभी निशा को बाहर नहीं लेके गया। इसलिए उनके बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते और अब यहाँ पर अज्जू निशा से उल्टी सीधी बातें करता है और तभी निशा को बुरा लगता है और वो अज्जू को एक थप्पड़ लगा देती है। तब अज्जू निशा से कहता है कि इमेज की परवाह नहीं होती तो मैं कब का तुम्हें तलाक दे चुका होता। अब निशा को मायके जाना था तब भी अज्जू कुछ बहाना बना देता है कि मुझे स्कूल में इंपॉर्टेंट काम है और वो निशा के साथ उसे घर छोड़ने नहीं जाता है। उसका दिमाग खराब होता है तो वो स्कूल में जाकर किसी से ढंग से बात नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट अज्जू से वर्ल्ड वार 2 के बारे में पूछ लेता है और लेकिन अज्जू तब कहता है कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। तभी वो फिर से वही सवाल करता है तो अज्जू को गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को एक थप्पड़ लगा देता है और चुपचाप बैठने को कहता है। इसके बाद निशा के मायके का सीन आता है। इसमें निशा की माँ उससे कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई, तुम डिवोर्स ले सकती हो। लेकिन निशा कहती है कि मुझे एक और मौका दो और इधर अज्जू को पांडे सर बताते कि तुम्हें सोच समझ कर तो मारना चाहिए था क्योंकि जिस लड़की को तुमने थप्पड़ मारा है वो कोई और नहीं बल्कि एमएलए का बेटा है। ये सुनकर अज्जू पूरी तरह डर जाता है। निशा फिर से घर आती है और दूसरे दिन एमएलए स्कूल में
आ जाता है। अज्जू एमएलए से माफ़ी भी मांगता है। तभी एमएलए कहता है कि कमेटी बिठाओ और डिसाइड करो कि इस टीचर को रखना है या फिर नहीं। ये आदमी इस स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं है। और तब अज्जू को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अज्जू बाहर आता है तो उसकी इमेज पर तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया होता है। सभी उसे इस तरह घूर कर देख रहे होते हैं। अज्जू को लगने लगा है कि अब उसकी इमेज की पारा विपिन के साथ शराब पीते हुए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो विपिन से कहता है कि अब माहौल बनाने का समय आ गया है। माहौल ऐसा बनाओ कि कोई रिजल्ट ना पूछे। अब उसे माहौल तो बनाना था पर कैसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने फेवरेट स्टूडेंट भवन के पास आता है और अज्जू ने प्रिंसिपल सर से बात करी कि वर्ल्ड वार 2 पढ़ाना चाहता है वो, और पर वो अभी सस्पेंड हो गया है। तो उसने कहा कि मैं यूरोप जा रहा हूँ, वहाँ से लाइव क्लासेस पढ़ूंगा। अब वो घर पर निशा को घुमाने का बहाना बना देता है। अब निशा अपनी माँ को बताती है और बहुत खुश होती है उसकी माँ। जो निशा के रूम में आता है तो निशा उसे हक करती है। तब अज्जू कहता है कि ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, तुम सिर्फ एयरपोर्ट तक चलोगी, उसके बाद तुम अपने घर चल जाओगी। निशा रोती है और निशा तभी कहती है कि मैं यूरोप जा रही हूँ, वो भी अकेली, क्योंकि वैसे तो मेरे सास ससुर दे रहे ना चाहते हुए अज्जू को निशा को यूरोप ले जाना पड़ता है। अब अज्जू पूरी तरह रेडी हो जाता है और वीडियो बनाने के लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे अज्जू की वीडियो देख रहे होते हैं कि अज्जू बच्चों को बताता है वो कल एक म्यूजियम जाने वाला है जिसमें वर्ल्ड वार 2 को एक्सप्लेन करेगा। वहीं अज्जू कल्पेश के कपड़े पहनता है जो कि बहुत ही उसे ऑफर लग रहे थे। निशा और अज्जू घूमने जाने वाले थे पर उसने निशा से कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ घूमने का, मैं वर्ल्ड वार 2 के बारे में जानने जा रहा हूँ। यहाँ पर निशा अकेले यूरोप घूमने निकल जाती है। अब अज्जू जिस म्यूजियम में गया होता है वहाँ पर एक औरत ओपेरा हाउस में जिस तरह गाया जाता है वैसे गा रही थी और वो बिल्कुल अज्जू को समझ में नहीं आया था। वो इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं थी। इस वर्ल्ड वार 2 के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया था अज्जू को। यहीं दूसरी तरफ निशा अकेले ही इंजॉय करी थी, चीज़ों को एक्सप्लोर करी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो उसने काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी, उसने अपना स्केच भी बनाया था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। दूसरी तरफ अज्जू पूरी तरफ फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। कुछ खाना चाह रहा था पर कोई भी चीज़ 2 से लेकर 10 यूरोज से ज़्यादा थी। 2 10 जो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। जब वो रूम में वापस आता है तो वो देखता है कि निशा ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करी है, नई नई चीज़ें खरीदी है। तो निशा को बताता है कि उसका दिन भी बहुत अच्छा निकला, पर निशा समझ आती कि अज्जू ने आज कुछ भी इंजॉय नहीं करा है। तब वो निशा को सब कुछ सच सच बता देता और वो निशा से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कल चलोगी, क्योंकि तुम ही हो जो मेरा सहारा हो, जो यूरोप में मुझे घुमा सकती हो, क्योंकि तुम्हें काफ़ी कुछ नॉलेज है। तब निशा कहती है कि लड़की की शादी होती है तो ससुराल भी उस लड़की के लिए एक नए देश के जैसा होता है और उसका पति उसके लिए आखिरी सहारा होता है जो तुमने मुझे कभी नहीं दिया, पर मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। अगले दिन वो दोनों एफिल टावर के पास जाते तो निशा उसे बताती है कि जब हिटलर ने पेरिस पर अटैक किया था तो यहाँ के सभी लोग भाग गए थे। वो इसलिए क्योंकि पेरिस जो वो बहुत ही खूबसूरत शहर है, ऐसे खूबसूरत शहर को वो बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते थे। और आज आज जिस खड़े हुए हैं ये भी हिटलर के हाथ नहीं लगा, क्योंकि जब हिटलर ने यहाँ पर अटैक करा तब उन्होंने यहाँ की सीढ़ियों को तोड़ लिया था ताकि कोई भी ऊपर नहीं आ पाए। जो भी आज निशा अज्जू को बताती है वो अज्जू सब कुछ रिकॉर्ड करके बच्चों को लाइव वीडियो से बताता है। सभी बच्चे वीडियो देखते हैं और यहाँ तक कि एमएलए भी देख रहा होता है। अज्जू और निशा एक ऐसे बीच पर जाते हैं जहाँ पर हिटलर ने अटैक किया था। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। ये सारी चीजें निशा एक ऑडियो बुक के द्वारा सुन रही थी जिसके लिए उन्होंने 5 यूरो पे किए थे। यहाँ निशा बहुत इमोशनल हो जाती है अज्जू के पूछने पर अज्जू को वही हेडफोन दे देती है। जब अज्जू हेडफोन लगा देता है तो उसको भी वो सारी आवाज़ें सुनाई देती है, वो सब कुछ फील होता है। तब वो भी इमोशनल हो जाता है। उसे पता चलता है कि इस युद्ध में बहुत सारे ऐसे सैनिक मारे गए थे जो 15-16 साल के थे। कई लोग पहली बार लड़ रहे थे और कई लोग आखिरी बार। 1 घंटे के अंदर ही हिटलर के सारे जो सैनिक थे उन्होंने इन लोगों को मार दिया था। अज्जू भैया वीडियो के द्वारा बच्चों को बताते कि टीवी में वॉर को जानकर लोगों को बताना आसान होता है पर परिणाम तो वही जानता है जिसने वार लड़ी हो या फिर देखी हो। स्टॉर्डर की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन लोगों को कभी भी भुला ना जा सके और इसलिए इन्हें याद नहीं रखा जाए कि एग्जाम में आएंगे। तब निशा अज्जू से पूछती है कि तुम्हें अपनी इमेज इतनी प्यारी क्यों है। इस पर अज्जू कहता है कि तुम सब टॉप क्लास के और मैं एवरेज, मैं टॉप बन नहीं सकता लेकिन मैं दिख तो सकता हूँ। अब वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तब विपिन का कॉल आता है। वो अज्जू को बताता है कि उधर एमएलए का दिमाग खराब हो गया है। तब अज्जू डर जाता है और वो निशा को कहता है कि हम वापस इंडिया जा रहे हैं। तब निशा उसे कहती है कि तुम जरूर कुछ अच्छा कर रहे हो, इसलिए एमएलए परेशान हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम करते रहो, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। अब निशा उसे खाना खिलाती है और पानी पिलाती है। ये देखकर अज्जू को बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन ये दोनों एनी फ्रैंक के बारे में जानने निकलते हैं और उन्हें पता चलता है कि एनी फ्रैंक जो होता है वो एक राइटर होता है। और जब फिर अज्जू बच्चों को बताता है कि एनी फ्रैंक एक राइटर थी, मुश्किल हालातों में भी एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी और उस डायरी की वजह से एनी फ्रैंक आज भी करोड़ों लोगों के दिल में जिंदा है। अज्जू और निशा ने सारी चीज़ें महसूस करी थी। अज्जू निशा से कहता है कि तुम्हारा आखिरी दिन होगा तो तुम क्या करना चाहोगी। तब निशा कहती है कि मैं किसी एक्सपेंसिव ड्रेस को पहनकर किसी क्लब में जाकर वाइन पीना पसंद करूंगी। तब अज्जू से बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस दिलाता है और जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर अज्जू निशा को देखता ही रह जाता है। जिसके बाद वो लोग क्लब में जाकर वाइन पीते और एंजॉय करते। वहाँ पर बियर पीते पीते वे एक दूसरे की फेवरेट चीज़ों को जानने लगते पर उनमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा होता है। तब निशा कहती कि कभी कभी मैच होना ज़रूरी नहीं होता, बस साथ रहना ज़रूरी होता है। और फिर वो दोनों साथ में रोमांटिक डांस करते हैं। सभी लोग देख रहे होते हैं और तभी उनकी वीडियो बन रही होती है। दोनों अब एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं और कहीं ना कहीं अब अज्जू निशा को पसंद करने लगा था। तभी निशा वो वीडियो शेयर कर लेती है और वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी विपिन का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम्हारा रोमांटिक डांस देखकर ना पूरे लखनऊ में हलचल मच गई है और लोगों को लग रहा है कि तुम वहाँ वर्ल्ड वार 2 के बारे में नहीं बल्कि रोमांस करने गए हो। ये सुनने के बाद अज्जू को बहुत गुस्सा आता है। वो निशा पर चिल्लाता है और वो कहता है कि मुझे लाइफ में कभी कुछ भी नहीं मिला और लाइफ पार्टनर भी मिली तो वो भी
इफेक्टिव। ये सुनने के बाद निशा का दिमाग और ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद अज्जू को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे ये एहसास होने लगता है कि उसकी ये झूठी इमेज कहीं भी काम आने वाली नहीं है। और वो हिटलर की फ़ोटो के सामने खड़ा होकर ये बात सोचता है कि झूठ और दिखावे के सहारे जो इमेज बनती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। और ये सीख हमें हिटलर से मिलती है, क्योंकि जहाँ हिटलर की मौत हुई थी वहाँ अब सिर्फ एक कार खड़ी हुई थी, क्योंकि लास्ट में सबको तुम्हारा सच ही याद रहता है, झूठ नहीं। अब अज्जू एक म्यूजियम में जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा बेग होता है। जब कल्पेश उससे पूछता है कि तुम इस बेग में क्या रखना चाहोगे, तो वो महसूस करते हुए कहता है कि मैं इसमें अपनी मम्मी पापा और निशा की तस्वीर रखना चाहूँगा। और फिर वो निशा के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, मुझे एक और मौका देना चाहिए तुम्हें। तभी अज्जू निशा एक ऐसी जगह जाती है जहाँ हिटलर ने 13 लाख लोगों को बंदी बनाकर रखा था, जिसमें से सिर्फ एक इंसान बचा था, बाकी सबकी मौत हो गई थी। और वो एक इंसान अपनी स्टोरी सबको बताता है और उसकी जो स्टोरी होती है वो निशा और अज्जू की स्टोरी से मैच हो रही होती है। वो बताता है कि मेरी पत्नी से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, हालांकि मैंने उसे कभी मारा नहीं, पर मैंने कभी उसे अटेंशन नहीं दी, वो प्यार जो वो डिजर्व करती थी वो मैंने उसे कभी नहीं दिया। ये बात मुझे हिटलर के कैद खाने के बाद महसूस होने लगी कि अब मुझे अपनी पत्नी का फेस देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ 30 में से 1 घंटा हमको मिलने के लिए मिलता था और एक दिन उसकी पत्नी वापस नहीं लौटती है, जो कि उसे मालूम था। तो वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी स्पेशल हो उससे बहुत प्यार करो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इधर प्रिंसिपल कोई अटेंशन नहीं दे रहे थे, तभी एमएलए बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लेते हैं और उसके बाद अज्जू और निशा एक ऐसे चैम्बर में जाते हैं जहाँ हिटलर काम के दौरान लोगों को लाता था और उससे मार देता था। ये सारी चीज़ें अज्जू और निशा महसूस कर रहे होते। तभी निशा को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते और ये देखकर अज्जू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वह निशा के पास जाता है और वो निशा का सर अपनी गोद में रखता है और सभी को बताता है कि ये मेरी वाइफ है, और वो उसका आखिरी तक हाथ नहीं छोड़ता है। जिसके बाद निशा ठीक हो जाती और अब अज्जू और निशा वापस इंडिया चले जाते हैं और वह बचे हुए यूरो अपने पिता को वापस कर देता है, जो आज तक उसने कभी नहीं करा था। और वो निशा को कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो, अब तुम जॉब भी कर सकती हो और ये तुम्हारे और मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। आज स्कूल में भी अज्जू का फैसला होने वाला था कि वह स्कूल में टिकेगा या फिर नहीं। वहाँ जाता है तो वहाँ जाकर वो एक ऐसी स्पीच देता है जिसमें वो सबको सच बताता है कि मैं एक घटिया टीचर हूँ, मैं बच्चों को सही से नहीं पढ़ाता हूँ, मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट को मन लगाकर नहीं पढ़ाया, मैं हमेशा उन्हें मार्क्स बढ़ा कर दिया करता था ताकि कोई फेल ना हो जाए और मेरी इमेज बरकरार रहे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिनों से मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। तब वो रिज़ाइन लेटर देता है और तभी एमएलए बोलता है कि मैंने सभी बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया था और उन सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उसमें। तभी एमएलए रिज़ाइन लेटर को फाड़ देता है। जब वो बाहर जाता है तो वो सभी बच्चों की आंखों में उसके लिए एक इज्जत देखता है। तभी निशा भी वहाँ आ जाती है और वो निशा को देखकर भी बहुत खुश हो जाता है। अब अज्जू निशा को पूरी तरह एक्सेप्ट करने लगा था और अब वो उसे कभी खोना नहीं चाहता था। अब अज्जू, निशा और उसके माता पिता, ये सारी फैमिली खुशी खुशी रहती है। तो यहाँ पर बवाल मूवी का एक्सप्लेन एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।